हाँ जी बिलाल, स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. Your screen is visible. ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू। सो बिलाल स्टार्ट करें? Yes, sir. Start करें. ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम participants, are you able to listen me? सर आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, हमने एक सेशन कल किया था। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड सेशन टुडे, व्हिच इज डाटा वैलिडेशन एंड एनालिसिस एंड यूज ऑफ आईटी टूल। हम ऑल सेम फॉर्मेट पे चलेंगे। आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक फॉर अ गूगल फॉर्म, जो कि स्टार्ट पे आपको एक छोटा सा फ्लेवर देगा, और फिर एग्जैक्टली यू विल हैव 10 मिनट्स, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द फॉर्मल डिस्कशन। मैंने लिंक को चैट विंडो में, मैसेज विंडो में शेयर कर दिया। सो ट्राई टू क्लिक ऑन दैट लिंक एंड सी इफ इट्स ओपनिंग। सर मैं इनको इनके ग्रुप में भी शेयर करने लगा हूं, अगर किसी को नहीं मिल रहा तो उधर से भी वो देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। You will have 10 minutes to fill this Google form, and when we will have enough responses, we will start the formal discussion. And then you can submit. Right now, we are going to start the formal discussion. So I will start again the topic with the quote from Albert Einstein. And the quote is, if we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it? So starting with this quote, I would comment that it's easy to think that we have got a broad grasp of the concept we call research. और इसकी रीजन क्या है ये कहने की? क्योंकि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हमने कोई गाड़ी खरीदनी हो, कार बाय करनी हो, इफ वी आर वांट टू गेट एन एडमिशन टू अ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, या हमें कोई असाइनमेंट सबमिट करनी है, या वट एवर वी वांट टू डू ऑन डेली बेसिस, हम उसके लिए कोई ना कोई रिसर्च करते हैं। बट देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन दिस रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च, और वो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा भी, बट मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं पहले आज के टॉपिक से। टुडेज टॉक इज अबाउट डेटा वैलिडेशन एंड एनालिसिस and use of IT tools in research. My name is Muhammad Asif Rafiq, and my email ID is asifrafiq@uit.edu.pk. So if you have any query, any question, even during the lecture or after the lecture or after a few days, if you remember something, simply send me an email. We will be in touch, inshallah. So I have introduced you with number of definitions. So I was telling you the distinct difference between everyday research and scientific research. तो कुछ definitions मैंने कल भी बताई थी. One of them was कि research is a formalized curiosity, and the second one was it is poking and praying with the purpose. तो scientific research जो है वो demand करती है formalization, सिस्टमाइजेशन एंड रिगोरस प्रोसेसेस। ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन एवरीडे रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च। Formalized curiosity is also required in order to make a new contribution to knowledge, or based on all this discussion,
The definition I have chosen for the research is here: research is a systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information. This information is called data. And why we collect, analyze, and interpret this information or data is in order to increase our understanding of a phenomena about which we are interested or concerned. Scientific research is about systematically finding out something not known in the wider world. और जब हम रिसर्च करते हैं तो बेसिकली ये हमारा पार्ट होता है कि हम कंट्रीब्यूट करें टू द नॉलेज और फाइंड करें समथिंग अननोन. और फिर हमने नेक्स्ट मूव किया था कि रिसर्च इज बेसिकली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस. तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस का मीन है कि रिसर्च इज अंडरटेकन विद इन मोस्ट प्रोफेशंस. इसकी हमने कल एग्जांपल्स भी कुछ की थी कि टीचिंग, हेल्थ, बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स. सो और फिर इसको जनरलाइज किया था कि एनी प्रोफेशनल who might be interested in finding answer to questions, वो रिसर्च करता है, वो रिसर्च करेगा. तो रिसर्च इज बेसिकली अ वे ऑफ थिंकिंग टू कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ आवर प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन. और ये कैसे होगा, इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स थे. द फर्स्ट स्टेप वाज examining critically the various aspect of our day to day professional work. जब हमने एग्जामिन क्रिटिकली कर लिया, then the second step was to understand and formulate guiding principle that govern a particular procedure. जब हमने एग्जामिन भी कर लिया क्रिटिकली और अंडरस्टैंड भी कर लिया, then comes a third step, and third step is developing and testing new theories that contribute to the advancement of our practice and profession. And ultimately, and the ultimate benefit of this understanding of critically examining, understanding, and developing new theories is to improve our practice, improve our profession, improve our business. And this all lies in habit of questioning. कि हम क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चंस की बेसिस पे जो फिर डेटा एनालिसिस करेंगे और उनकी बेसिस पे फिर हम डिसीजंस करेंगे. तो उसमें से कुछ एग्जांपल्स हमने कोड की थी कल भी डिफरेंट. हमने कल एग्जांपल की थी एक मेडिकल स्टडीज की कि एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पैरामेडिक, ही कैन improve his profession by asking different questions. तो एक और एग्जांपल भी हम कर सकते हैं जस्ट टू क्लैरिफाई कि जब आपका लेवल चेंज होगा, योर सीनियरिटी लेवल चेंज होगा, तो उसकी बेस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन जिनको आप पहले निगलेक्ट कर रहे हैं उनको आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते. कोई भी एग्जांपल है, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग. और मार्केटिंग में फिर आप डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं, एज अ सेल्स पर्सन, सेल्स मैनेजर, सेल्स प्रमोशन एग्जीक्यूटिव. और फिर डिपेंडिंग ऑन योर लेवल नंबर ऑफ क्वेश्चन मे अराइज. और वो नंबर ऑफ क्वेश्चन में से कुछ हो सकते हैं कि what is the best strategy to promote the sale of a specific product. Second question हो सकता है कि how many sale persons do I need. Third question हो सकता है कि what is the effect of particular advertisement campaign on the sales of a specific product. Another question is how satisfied are the customer with this product. How much are consumer prepared to spend on this product. Then what do consumers like or dislike about that specific product. ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि हाउ मच वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन दिस प्रोडक्ट. और फिर इनकी बेसिस पे आप फर्दर अपने स्टाफ का भी एनालिसिस कर सकते हैं कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सेल पर्सन. सो अगेन डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ये क्वेश्चंस की नेचर आपके लिए इम्पोर्टेंट या नॉन इम्पोर्टेंट होगी या इसकी इंपॉर्टेंस में डिफरेंस आएगा. So then again coming to the research cycle, कल हमने इसको डिस्कस किया था. Now I am going to let you know only a brief about this. कि research cycle में there are 7 distinct steps. The first step is the researcher begins with a problem, और ये जो problem है that is normally an unanswered question. Then step 2 में
researcher clearly and specifically articulate the goal of the research endeavor. Or step 3 में the researcher divides the principal problem into more manageable sub problems. Step 4 में the researcher identifies hypotheses and assumptions that underline the research effort. Step 5 था कि researcher develops a specific plan for addressing the problem and its sub problem. कल हमने ये पार्ट किया था research design का, और उसमें हमने critically examine किया था कि there must be at least 3 circles. The first one is your research design should be able to address your research question. The second one was it should be within your skill and interest, or at least to a level where you are ready to learn new skills. And the third one and the most important aspect of this research design is it should be doable. So अगर आपने बहुत अच्छी चीजें बनाई हो और वो doable ना हो तो वो research design अच्छा नहीं होगा. जब हमने research design कर लिया, then the next step is, the step 6 is the researcher collects, organizes and analyzes data related to the problem and its sub-problem. This is what we are going to do today. The main topic is this: researcher collects, organizes and analyzes data related to the problem and its sub-problem. Then comes the step 7. Step 7 is the researcher interprets the meaning of the data as they relate to the problem and its sub-problem. उसके बाद हमने थोड़े से इसको थोड़ा सा और भी देखा था, इसी इमेज को, इसी रिसर्च साइकिल को, और वो ये देखा था कि रिसर्च प्रोसेस जो है दैट इज आइटरेटिव इन नेचर. हम मूव कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेप्स, मूव बैक एंड फ्रंट अगर कोई चीज मिसिंग है. तो ये इसका एक था. सेकंड जो हमने देखा था कि दिस प्रोसेस इज साइक्लिक, और जो फाइनल स्टेप है दैट स्टेप 7, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, ये रियली फाइनल स्टेप नहीं है. तो रिसर्च वन शॉट एफर्ट नहीं थी. इस रिसर्च की बेस पे नई रिसर्च डिफरेंट ब्रांचेस निकल सकती हैं. तो रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर, और मोर एक्यूरेटली अ हेलिक्स, अ स्पाइरल in which one study spawns additional follow-up studies. तो ये है आपको रिफ्रेश करने के लिए, रिकॉल करने के लिए what we did yesterday. So अब जो हमारा मेन आइटम था वो डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, और फिर उसके बाद यूज ऑफ IT tools. So we will move to our topic that is starting with the collecting data. Or collecting data में again we will start with a quote from William Blake, and that is the true method of knowledge is experiment. And then started with what is data collection. Data collection is a methodical process of gathering and analyzing specific information. And हम क्यों interested हैं to gather and analyze specific information के? Because we want to offer solutions to the relevant questions and evaluate the result. Data collection जो है ये focus करता है on finding out all there is to a particular subject matter. So data को हमने gather करना है, analyze करना है to offer solutions, and then this data is collected. Furthermore, this data is collected when this data collection is subjected to hypothesis testing, which seeks to explain a phenomena. And then comes the underlying need for data collection, or we can ask a question to ourselves, what is the underlying need for this data collection? और इसकी जरूरत क्या है data collection की? To capture quality evidence that seeks to answer all the questions that have been posed. और डाटा कलेक्शन के जरिए, थ्रू डाटा कलेक्शन, रिसर्चर्स, और इसको अगर हम जर्नलाइज करें इन एनी अदर फील्ड टू, चाहे वो मार्केटिंग की है, चाहे वो मैनेजमेंट की है, चाहे वो बिजनेस है, कैन डिड्यूस क्वालिटी इंफॉर्मेशन, एंड दैट क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज प्री रेक्विजिट फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन. सो यहाँ पे कमेंट हम कर सकते हैं, और आई मस्ट कमेंट हियर, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, it is expedient that data is collected so that
You can draw inferences and make informed decisions on what is considered factual. And it is very, very important for the researchers, and not only important for researchers, but in all walks of life, because this can shape or direct your research. So यहाँ भी एक और comment है कि best data collection method is necessary for achieving over set objectives, because for collectors of data there is a range of outcomes for which the data is collected. क्योंकि data collection का एक key purpose है, और वो key purpose क्या है? The data is collected to put a researcher in a vantage position to make predictions about future probabilities and trend. तो एक future probability या trend अगर एक researcher बना सकता है तो वो अपनी shape direction को decide कर सकता है. So now comes the question, when does the task of data collection begins? The answer is, the task of data collection begins after the research problem has been defined and research design chalked out. इसको कुछ हमने कल भी डिस्कस किया था कि कुछ रिसर्चर, चाहे वो न्यू रिसर्चर हैं या एक्सपीरियंस रिसर्चर्स हैं, समटाइम दे स्टार्ट वर्किंग इवन बिफोर चॉकिंग आउट दिस रिसर्च डिजाइन, तो वो 22 डाटा कलेक्शन स्टार्ट हो जाती है. सो डाटा कलेक्शन जो है ये होनी चाहिए स्टार्ट आफ्टर द रिसर्च डिजाइन एंड डिपेंडिंग ऑन आवर रिसर्च क्वेश्चन. तो यही हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कि इन कलेक्टिंग द डाटा द रिसर्चर मस्ट डिसाइड which data to collect, how to collect the data, who will collect the data, and when to collect the data. Which data to collect का मतलब है कि अगर डाटा जो हम कलेक्ट करना चाहते हैं is already available, if it's already available तो do we have access to it? अगर वो already available नहीं है then our strategy will be different. Then we need to generate the data, and how to generate that data or how to collect that data, this researcher has to decide, and then again researcher has to decide who will collect the data and when to collect the data. To answer these questions, some important factors are, or some important factors on which these answer depends on, are resources available, credibility, analysis and reporting, and skill of the evaluator. So these are the few points कि हमारे पास resources क्या हैं, हमने खुद डाटा इकट्ठा करना है, किसी की ड्यूटी लगानी है, इंटरनेट से ऑलरेडी पब्लिश डाटा लेना है, तो ये क्रेडिबिलिटी, एनालिसिस, रिपोर्टिंग और स्किल सेट, इनकी बेसिस पे हमने डिसाइड करना है कि रियली which data we want to collect and how to collect and who will collect and when to collect, हमने इनकी बेसिस पे डिसाइड करना है. Then comes the next type, that is type or methods of the data collection. There are two major types. The first one is called primary data collection and the second one is called secondary data collection. The primary data जो है, the collection by definition is the gathering of raw data collected at the source. It is the process of collecting the original data by a researcher for a specific research purpose. So the second type is secondary data. So secondary data, on the other hand, as compared to this primary data, is referred to as the gathering of second-hand data collected by an individual who is not the original user. It is the process of collecting data that is already existing. अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा का क्या मतलब है, इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? इसकी एग्जांपल्स हैं पब्लिश्ड बुक्स, जर्नल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स. तो इन टर्म्स ऑफ ईज, दिस सेकेंडरी डाटा इज मच लेस एक्सपेंसिव एंड ईजियर टू कलेक्ट. सो although it's much expensive and easier, क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है, जर्नल्स में है, ऑनलाइन पोर्टल्स में है, but as a researcher, our choice between primary data collection and secondary data collection depends on number of factors. Some of them are the nature of our research,
the scope and area of our research, as well as aims and objective. So ये क्वेश्चन हमें ज़हन में रखने हैं कि हमारा नेचर, स्कोप, एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, उनकी बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि वेदर वी आर गोइंग फॉर द प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड. तो अगर हमने ये डिसाइड कर लिया तो इससे नेक्स्ट आइटम है कि हमें इंपॉर्टेंस क्या है डाटा कलेक्शन की, because there are bunch of underlying reasons for collecting data specifically for a researcher. Some of the reasons are integrity of the research. A key reason for collecting data, चाहे ये qualitative data हो या quantitative data हो, key reason है is to ensure that the integrity of the research question is indeed maintained. That is the first importance of data collection. The second one is reduce the likelihood of errors. अगर हमने correct use किया of appropriate data collection method, it reduces the likelihood of errors and then it's consistent with the results. The third important point is decision making. To minimize the risk of error in decision making, it is important that accurate data is collected so that the researcher does not make uninformed decisions. So, because they are going to shape or change the direction of our research or our business. So, uninformed decision की तरफ जा ही नहीं सकते, हम afford नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से हमारा time और पैसे और cost बढ़ती जाएगी. That is the next point, कि save cost and time. Data collections save the researcher time and funds that would otherwise be misspent without a deeper understanding of the topic or subject matter. Then another important point for this data collection is to support a need for a new idea, change or innovation. कि अगर हमने कोई नया काम किया, न्यू आइडिया किया, कोई चेंज या इनोवेशन प्रपोज की, the norm is introduction of a new information जिसको लोग widely accept करें. We need to collect data as evidence to support our claims. So these are the few of the points to show the importance of data collection. Few of them are integrity of the research, reduce the likelihood of errors, decision making, save cost and time, and to support a need for a new idea, change or innovation. So from this importance, now we will move towards the data collection tool. What is a data collection tool? This refers to the device instruments used to collect data such as, और वो कौन से device या instrument हो सकते हैं? The paper questionnaire or computer assisted interviewing system, case studies, checklists, interviews, observations and surveys, and experiments. So if we have already decided the data collection tool, because it's very important to decide the tool for the data collection, because the research is carried out in different ways and for different purposes. The objective behind data collection is to capture, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, is to capture quality evidence that allows analysis to lead the formulation of convincing and credible answers to the question that have been posed. अगर हमने ये decide कर लिया after data collection, the next important step is data validation. तो data collection के बाद what is data validation? So data validation refers to the process of ensuring number one is accuracy and number two is the quality of the data. So data validation में हमने ensure करना है कि data must be accurate and should be of good quality. So इससे next step है कि data validation अगर ये है, how can we implement, how can we be ensure that data is validated? It is implemented by building several checks into a system or report. Then question is why we need these checks? These checks are required to ensure the logical consistency of input and stored data. इसकी रीजन क्या है
कि नॉर्मली इन ऑटोमेटेड सिस्टम्स, आजकल प्रेफर करते हैं हम ऑटोमेटेड सिस्टम्स, और इन ऑटोमेटेड सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है या बेनिफिट क्या है कि डेटा इज एंटर्ड with minimal or even no human supervision. Therefore, it is necessary to ensure that the data that enters the system must be correct and meets the desired quality standards. तो कोई ह्यूमन सुपरविजन नहीं है, लेकिन हमने ये इंश्योर करना है कि डाटा जो है वो करेक्ट भी हो और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मीट करे. The data will be of little or no use अगर वो डाटा करेक्ट नहीं है या वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है. उल्टा वो डाटा रिमूव करना, उस डाटे को अपने सारे सिस्टम में से निकालना हमारे लिए अगेन वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी होगा. सो डाटा वैलिडेशन के लिए फिर देयर आर डिफरेंट टाइप्स. हम डाटा वैलिडेशन को कैसे इंश्योर करते हैं, वो स्टेप्स या वो चेक्स क्या हो सकते हैं. There are many types of data validation steps. Most data validation procedure will perform one or more of these checks to ensure that the data is correct before storing it in the database. जो common type of data validation checks हैं वो हैं data type check, code check, range check, format check, consistency check and uniqueness check. डेटा टाइप चेक का मतलब क्या है? डेटा टाइप चेक कंफर्म्स द डेटा एंटर हैज द करेक्ट डेटा टाइप. इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर हमारे डेटा एंट्रेंस में ये फाइल है या एक फील्ड है which might only accept the numerical data or number data, in this case any data other than these numbers cannot be entered into that column or that row. लेटर्स या कोई स्पेशल सिंबल अगर एंटर होंगे द सिस्टम शुड रिजेक्ट इट. दैट्स द फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा वैलिडेशन, पहला चेक है ये. सेकंड चेक इज कोड चेक. A code check ensures that the field is selected from a valid list of values or follows certain formatting rules. इसकी एक आसान सी एग्जांपल है कि अगर हमने पोस्टल कोड ऐड करना है विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, तो हमारे पास पोस्टल कोड की एक वैलिड लिस्ट है. अगर तो वो लिस्ट में वो कोड आएगा तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट करेगा, उस लिस्ट में से अगर मैच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. द थर्ड टाइप ऑफ डाटा वैलिडेशन इज रेंज चेक. A range check will verify whether input data falls within a predefined range. इस रेंज चेक का मतलब क्या है या इसकी आसान सी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है फ्रॉम जियोग्राफी. हमें पता है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर कॉमनली यूज्ड इन जियोग्राफिक डाटा, और इनकी जो वैल्यूज हैं हमें पता है कि लैटिट्यूड की वैल्यू -90 से 90 डिग्री तक और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -180 टू 180 डिग्री तक. Any value out of this range that should be invalid. Second example है from physics. We all know that capacitance की value negative नहीं हो सकती. So if value is negative, इसका मतलब है data is non-valid, data is invalid, and we should not accept that check. Then comes the format check. Many data types follow a certain predefined format. इसका मतलब क्या है फॉर्मेट का? इसकी आसान एग्जांपल है कि आमतौर पे हम जो डेट लिखते हैं वो लिखते हैं या तो ईयर, मंथ और डे, या इसको ऑपोजिट करते हैं डे, मंथ और ईयर. A data validation procedure that ensures dates are in the proper format helps maintain consistency across data and through time. So वो format check में सिर्फ specific format को accept करेगा. Then comes the consistency check. A consistency check is a type of logical check that confirms the data has been entered in a logically consistent way. Logically consistent की एक एग्जांपल है कि अगर हम कोई डॉक या पोस्ट सेंड करें तो उसकी जो शिपिंग डेट है दैट शुड बी बिफोर द डिलीवरी डेट. इट्स नॉट पॉसिबल डिलीवरी डेट जो है वो शिपिंग से पहले हो. तो ये भी एक कंसिस्टेंसी चेक, एक मेथड है कि हमें पता होना चाहिए कि चीजें किस ऑर्डर में चलेंगी. देन द लास्ट स्टेप इज द मोस्ट कॉमन स्टेप इज यूनिकनेस चेक. यूनिकनेस चेक का मतलब क्या है कि some details in the data like IDs or email addresses are unique by nature.
अगर वो यूनिक बाय नेचर हैं, देन अ डेटाबेस शुड लाइकली हैव यूनिक एंट्रीज ऑन दिस फील्ड। और उसका बेनिफिट क्या है ऑफ दिस यूनिकनेस चेक का, कि इट इंश्योर्स दैट एन आइटम इज नॉट एंटर्ड मल्टीपल टाइम्स इनटू अ डेटाबेस। तो वो जब हम उसको एनालिसिस करेंगे, अगर मल्टीपल टाइम्स है तो उनका इफेक्ट आएगा। सो यूनिकनेस चेक में है कि यूनिक आइटम शुड ऑलवेज बी देयर ओनली वन टाइम। आफ्टर दिस डेटा वैलिडेशन का मतलब है आफ्टर इंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड क्वालिटी, द नेक्स्ट स्टेप इज डेटा एनालिसिस। सो व्हाट इज डेटा एनालिसिस इन रिसर्च? सो जो डेफिनेशन है रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस की, रिसर्च डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय द रिसर्चर्स फॉर रिड्यूसिंग डाटा। और आमतौर पे ये जो रिड्यूस करते हैं डाटा को, देयर आर टू मेजर पर्पसेस। द फर्स्ट वन इज टू टेल अ स्टोरी एंड सेकंड वन इज इंटरप्रेटिंग इट टू डिराइव इनसाइट। सो जब भी डाटा को हमने रिड्यूस करना है, बिगर चंक ऑफ डाटा को, तो हमारा पर्पस है कि हम कोई स्टोरी सुना सकें, उसमें से कुछ ऐसी बात बने जो कि किसी स्टोरी की फॉर्म में आए, या हम इसको इंटरप्रेट कर सकें टू डिराइव इनसाइट। द मोस्ट important role of data analysis is the data analysis process helps in reducing a large chunk of data into smaller fragments which make sense. So main message is data analysis का हमारा है कि data analysis process reduce करता है large chunk of data को into smaller fragments, और more important is this should make sense. So with this make sense, the most essentials in data analysis are, basically there are three essential things take place during the data analysis process. The first is data organization, कि हम data को organize करें, and then the second part is summarization and categorization of the data. This summarization and categorization together contribute to becoming the second known method used for data reduction. It helps in finding patterns and themes in the data, and ultimately for easy identification and linking. So identification and linking is very important, and this can only be achieved by summarization and categorization of the data. The third and the last way is data analysis. And researchers do this data analysis both top down or bottom up method. यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि कुछ रिसर्चर कमेंट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं डाटा एनालिसिस को एज अ मेसी, एम्बिगुअस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वो मेसी, एम्बिगुअस या टाइम कंज्यूमिंग क्यों क्लेम करते हैं? क्योंकि डाटा जो कलेक्शन है और उसके बाद डाटा एनालिसिस है इज अ लॉन्ग लेंथी प्रोसेस। ये जो लेंथी प्रोसेस है ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, इसमें एनर्जी भी लगती है, आपकी स्किल भी है, but ultimately it's a creative and fascinating process through which a mass of collected data is being brought. And now is very important कि ये messy, ambiguous and time consuming things ये किस फॉर्म में आएंगी? in the form of order, structure and meaning. So data analysis में अगर हम डाटे को order में, structure में या उसका कोई meaning निकाल सकें, then it's not a data analysis. So with this comment, we will move further. Okay, why analyze data in research? Because researchers rely heavily on data. And one can ask question, why the researchers rely heavily on data? So इसका answer पिछली slides में भी था, because they have to tell a story or a problem to solve or to look for deep insight in a problem. Now the question arises, how this process starts? How this process starts, and this process starts with a question, and data is nothing but an answer to that question. और जो question है, that is the start of a research process. और question कहाँ से आएगा? Question आएगा from the literature, from the unanswered question, from our day-to-day life, from our practice. जिन चीजों को हम नहीं समझ सकते उनका आंसर करने के लिए. So
यहाँ पे एक टर्म है कि समटाइम्स देयर इज अ नो क्वेश्चन, लेकिन इवन देन इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लोर डाटा इवन विदाउट अ प्रॉब्लम। और उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं हम, व्हेन देयर इज नो क्वेश्चन टू आस्क एंड इवन देन वी एक्सप्लोर डाटा विदाउट अ प्रॉब्लम, देन द टर्म यूज्ड इज डाटा माइनिंग। और इसका बेनिफिट क्या है या इसका एडवांटेज क्या है कि दिस डाटा माइनिंग ऑफन रिवील some interesting patterns within the data that are worth exploring. So यहाँ पे अब सिर्फ और ये भी आपको टर्म से टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाना था कि what is data mining. So main message है for this slide is irrelevant to the type of data. Researchers explore their mission and audience vision guide them to find the pattern to shape the story they want to tell. और फिर सबसे इंपॉर्टेंट या एसेंशियल थिंग है एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिसर्चर इज कि while analyzing data is to stay open and remain unbiased towards unexpected patterns, expressions and result. So again, जब data analysis करना है तो stay open and remain unbiased towards the unexpected pattern, expressions and result, because remember, sometimes data analysis tells the most unforeseen yet exciting stories that were not expected at the time of initiating data analysis. Therefore, rely on the data. Therefore, rely on the data you have at hand and enjoy the journey of exploratory research. So, डाटे को हमने अपने हाइपोथेसिस के मुताबिक या अपने मर्जी के मुताबिक शेप नहीं देना, रादर देन डाटे की बेस पे हमने डिसाइड करना है, एंड इससे हमें सम टाइम एक्साइटिंग रिजल्ट्स और एक्साइटिंग इनोवेशन या इन्वेंशन की तरफ लेके जाता है. So with this one, we will move towards the type of data in research. Every kind of data has a rare quality of describing things after assigning a specific value to it. For analysis, we need to organize these values, process and present in a given context to make it useful. और generally data की जो forms हैं, that is qualitative data, quantitative data and categorical data. जो qualitative data है, इसकी जो है when the data presented has words and description, then we call it qualitative data. All of us are aware of that. Although we can observe this data, it is subjective and harder to analyze data in research, especially for comparison. An example of this qualitative data is quality data represents everything describing, for example, taste, experience of someone, texture of something, or an opinion that is considered quality data. और जो quality data है वो हम collect कैसे करते हैं? Through focus groups, personal interviews, or using open-ended questions in surveys. तो ये है qualitative data की slides explanation. Then comes the quantitative data. Any data expressed in numbers of numerical figures are called quantitative data. ये जो quantitative data है, this type of data can be distinguished into categories, grouped, measured, calculated or rank. इसकी एक आसान सी एग्जांपल है कि questions such as age, rank, cost, length, weight, scores और इससे मिलती जुलती चीजें, everything come under this type of data. We can present जो quantitative data है, we can present in graphical formats, charts, or apply statistical analysis methods to this data. और जो third type of data की है, that is categorical data. It is a data presented in groups. However, an item included in the categorical data cannot belong to more than one group. इसकी example है कि a person responding to a survey by telling his living style, marital status, smoking habits comes under the categorical data. Normally, a chi-square test is a standard method used to analyze this kind of data. Then comes the data analysis in qualitative research. Data analysis and qualitative data research works a little differently from the numerical data.
and we can ask question why it is so. The answer is again in the definition what we did in the last slide. Quality data is made up of words, descriptions, images, objects, and sometimes symbols. So quality data is made up of words, descriptions, images, objects, and sometimes symbols. Getting insight from such complicated information is a complicated process. Hence, it's typically used for exploratory research and data analysis. लेकिन इसमें से हम फाइंड कर सकते हैं पैटर्न इन क्वालिटेटिव डाटा. There are several ways to find pattern in this textual information. The first is a word-based method. This word-based method is most relied and widely used global technique for research and data analysis. इसमें the most important thing or notably the data analysis process in qualitative research is manual. Although some routines आ रही हैं जहाँ पे हम इसे use कर रहे हैं by using automated routine, लेकिन मोस्टली इसमें रिसर्चर रिलाई किस पे करते हैं? दे रीड द अवेलेबल डाटा एंड फाइंड रेपिटेटिव और कॉमनली यूज्ड वर्ड. इसकी एग्जांपल क्या है कि while studying data collected from African countries to understand the pressing issues people face, researcher might find, वो क्या find कर सकते हैं कि food and hunger are the most commonly used words and will highlight them for further analysis. So जो repetitive word है उस पे further उसको analysis के लिए choose कर सकते हैं. The second way to find pattern in the qualitative data is the keyword context is another widely used word based technique. और इसकी example क्या है? आज ही आपको कॉल कर देंगे वो. और इसमें क्या है? In this method, the researcher tries to understand the concept by analyzing the context in which the participants use a particular keyword. इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल क्या है कि researchers conducting research and data analysis for studying the concept of diabetic amongst respondents might analyze the context of when and how the respondent had used or referred to the word diabetic. जो third method है, that is scrutiny based technique. स्क्रूटनी की बेस पे इज वन ऑफ द हाईली रिकमेंडेड टेक्स्ट एनालिसिस मेथड और ये यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई अ क्वालिटी डाटा पैटर्न. एक और टेक्निक है दैट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट is the widely used method under this technique to differentiate how a specific text is similar or different from each other. इसकी example है कि to find out the importance of resident doctor in a company, the collected data is divided into people who think it is necessary to hire a resident doctor and those who think it is unnecessary. To compare and contrast is the best method that can be used to analyze the polls having single answer question types. तो यहाँ से हम move करेंगे towards methods used for data analysis in qualitative research. और वो कौन से method हैं? The first one is content analysis. The content analysis is widely accepted and most frequently employed technique for data analysis in research methodology. It can be used to analyze the documented information from text, images, and sometimes from the physical items. It depends on the research question to predict when and where to use this content analysis method. The second type is narrative analysis. This method is used to analyze content gathered from various sources. और वो sources कौन से हो सकते हैं? Personal interviews, field observations, and surveys. The majority of the time, stories or opinions shared by people are focused on finding answer to the research question. इसके अलावा भी कुछ मेथड हैं कंटेंट एनालिसिस और नैरेटिव के अलावा, जैसे डिस्कोर्स एनालिसिस है कि सिमिलर टू नैरेटिव एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस इज यूज्ड टू एनालाइज द इंटरेक्शन विद पीपल. और इसके अलावा हैं कि डेटा एनालिसिस
इसके अलावा है कि आफ्टर दिस वी विल मूव टूवर्ड्स डेटा एनालिसिस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में जब हमने मूव करना है, द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयरिंग फॉर द डेटा एनालिसिस। द फर्स्ट स्टेज इज इन रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस इज प्रिपेयरिंग डेटा फॉर द एनालिसिस। और वो क्यों करेंगे हम प्रिपेयरिंग डेटा फॉर द एनालिसिस? कि नॉमिनल डेटा कैन बी converted into something meaningful. Data preparation consists of 3 phases, और उसमें जो 3 phases में first phase है that is data validation, second phase है data editing, और third phase है data coding. Data validation का क्या मतलब है कि data validation is done to understand if the collecting data sample is per the pre-standard sets, क्वालिटी और एक्यूरेसी को चेक करना, और इट इज़ अ बायस्ड डाटा सैंपल। और ये जो डाटा वैलिडेशन है इसको हम फर्दर अगेन डिफरेंट स्टेजेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रॉड चेक। फ्रॉड चेक का मतलब है टू इंश्योर एन एक्चुअल ह्यूमन बीइंग रिकॉर्ड्स ईच रिस्पॉन्स टू द सर्वे और टू द क्वेश्चनियर। फिर हम उसको स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन का मतलब है to make sure each participant or respondent is selected or chosen in compliance with the research criteria. फिर थर्ड है प्रोसीजर। हम ये श्योर करते हैं कि प्रोसीजर जो सेट स्टैंडर्ड के मुताबिक था उसको फॉलो किया गया to collect the data sample. And then final phase in this data validation is completeness, कि हम इंश्योर करते हैं कि द रिस्पोंडेंट हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन इन एन ऑनलाइन सर्वे, और इंटरव्यूअर हैड आस्क्ड ऑल द क्वेश्चन डिवाइस्ड इन द क्वेश्चनियर। जो डेटा एडिटिंग है दैट इज फेज 2। डेटा एडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट? कि नॉर्मली एन एक्सटेंसिव रिसर्च डेटा सैंपल जो है दैट कम्स लोडेड विद नंबर ऑफ एरर्स. And what are the sources of those errors? Are respondents sometimes fill in some fields incorrectly or sometimes skip them accidentally. Data editing जो है ये है is a process wherein the researcher have to confirm that the provided data is free of such errors, कि respondent का data completely fill है या नहीं है या accidentally skip हुआ, तो ये ensure करना है. Researcher need to conduct necessary checks and outlier checks to edit the raw data and make it ready for analysis. और ये sometime errors happens in experiments too. वहाँ भी हम data editing कर सकते हैं to some extent. And then comes the phase 3, the data coding. Out of all these phases, this data coding is the most critical phase of data preparation, associated with grouping and assigning values to the survey response. इसकी एग्जाम्पल है कि इफ अ सर्वे इज कंप्लीटेड विद 1000 सैंपल साइज, द रिसर्चर विल क्रिएट एन एज ब्रैकेट टू डिस्टिंग्विश द रिस्पोंडेंट बेस्ड ऑन देयर एज. तो हमने क्लासीफाई भी करना है, कोडिंग भी करनी है. Thus it becomes easier to analyze small data buckets rather than deal with the massive data pile. और उसके बाद है मेथड यूज फॉर डाटा एनालिसिस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च में. After the data is prepared for analysis, researchers are open to using different research and data analysis methods to derive meaningful insights. और इसके लिए meaningful insights के लिए क्या चीज़ें हमें help करेंगी? Statistical techniques are the most favored to analyze numerical data. The method, ये जो statistical methods हैं आमतौर पे इनको हम classify करते हैं into 2 groups. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करते हैं? यूज टू डिस्क्राइब डाटा. एंड द सेकंड इज इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स दैट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द डाटा. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दूंगा आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो हैं, दिस मेथड इज यूज टू डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ वर्सटाइल टाइप ऑफ डाटा इन रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो हैं ये प्रेजेंट करते हैं डाटा इन सच अ मीनिंगफुल वे दैट पैटर्न इन द डाटा स्टार्ट्स मेकिंग सेंस. जो डाटा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है डज नॉट गो बियॉन्ड मेकिंग कंक्लूजन्स. द कंक्लूजन्स आर अगेन बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस रिसर्च हैव फॉर्मुलेटेड.
सो मेजर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की हैं जिससे हम कॉमनली हम सब ही आगाह हैं. द फर्स्ट इज मैयर ऑफ फ्रीक्वेंसी. जो मैयर ऑफ फ्रीक्वेंसी है आमतौर पे हम इसे काउंट में, परसेंट में या फ्रीक्वेंसी में करते हैं, एंड इट इज़ यूज्ड टू डिनोट हाउ ऑफन अ पार्टिकुलर इवेंट अकर्स. एंड नॉर्मली दिस मैयर ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिसर्चर यूज करते हैं when they want to showcase how often a response is given. Descriptive statistics में सेकंड है measure of central tendency. और central tendency को हम measure करते हैं with the help of या explain करते हैं, show करते हैं with mean, median और mode के जरिए. This method is widely used to demonstrate distribution by various points. Researcher use this measure of central tendency when they want to showcase the most commonly or averagely indicated response. Then comes measure of dispersion or variation. और जो वेरिएशन है या डिस्पर्शन है इनको आमतौर पे हम शो करते हैं एज रेंज और वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन. इन दिस केस हम जो फील्ड्स को शो करते हैं इक्वल हाई और लो पॉइंट्स में, दिस measure of dispersion or variation is used to identify the spread of scores by stating intervals. और जो रिसर्चर हैं नॉर्मली यूज करते हैं दिस मेथड को टू शोकेस डेटा स्प्रेड आउट. इट हेल्प्स देम आइडेंटिफाई द डेप्थ until the data is spread out that it directly affects the mean. और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो अनदर टाइप है दैट इज measure of position. और measure of position को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, परसेंटाइल रैंक्स में या क्वार्टाइल रैंक्स में. It relies on standardized scores helping researchers to identify the relationship between different scores. और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जो इम्पोर्टेंस है या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की जो इम्पोर्टेंस है इसको यूनिवेरिएट एनालिसिस भी कहते हैं, सिंस इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू एनालाइज अ सिंगल वेरिएबल. तो सिंगल वेरिएबल का एनालिसिस आमतौर पे जो करेगा हमें हेल्प करेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम जो मेजर आइटम यूज़ करते हैं measure ऑफ फ्रीक्वेंसी, measure ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, measure ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएशन और measure ऑफ पोजीशन. तो अब आएंगे हम सेकंड की तरफ. सेकंड क्लासिफिकेशन है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं नॉर्मली आर यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शन about a larger population after research and data analysis of representing populations collected sample. इसकी एग्जांपल है कि we can ask some odd 100 audience at a movie theater if they like the movie they are watching. Researcher then use this inferential statistics on the collected sample to reason that about 80 to 90% of the people like the movie. So इस reason को inferential statistics की help से करेंगे. और ये जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं इसकी फर्दर आगे जो टाइप्स हैं दैट इज एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स या हाइपोथेसिस टेस्ट. जो एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स हैं इट टेक्स स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द सैंपल रिसर्च डाटा एंड डेमोन्स्ट्रेट समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर. और जो सेकंड टाइप है हाइपोथेसिस टेस्ट इट इज about sampling research data to answer the survey research questions. For example, researcher might be interested to understand if the new shade of lipstick recently launched is good or not. So these are sophisticated analysis methods used to showcase the relationship between different variables instead of describing a single variable. It is often used when researcher wants something beyond absolute numbers to understand the relationship between variables. Or some of the commonly used method for data analysis in research are correlation, cross tabulation, regression analysis, frequency tables, and analysis of variance. जो correlation है basically researchers are used when they are not conducting experimental research, wherein the researchers are interested to understand the relationship between two or more variables. They opt for correlational research method. और जो इसकी second type है cross tabulation, they are also called contingency tables. जो cross tabulation है it's used to analyze the relationship between multiple variables.
इसकी जो थर्ड टाइप है दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस। जो रिग्रेशन एनालिसिस है ये it is used for understanding the strong relationship between two variables. Researchers do not look beyond the primary and commonly used regression analysis method, which is also a type of predictive analysis used. ये जो method है regression analysis का, in this method we have used variable in regression analysis. We undertake efforts to find out impact of independent variable on dependent variable. The values of both independent and dependent variables are assumed as being ascertained in an error-free random manner. Next type है frequency tables. The statistical procedure is used for testing the degree to which two or more vary or differ in an experiment. A considerable degree of variation means research findings were significant. And the last type is analysis of variance. The statistical procedure is used for testing the degree to which two or more vary or different in an experiment. A considerable degree of variation means research findings were significant. So ये सिर्फ आपको क्विक लुक थी और कंक्लूजन कैसे होगा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होंगे. यूजुअली रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस मेथड्स differ by scientific discipline. Therefore, getting statistical advice at the beginning of analysis helps design a survey questionnaire, select data collection method, and choose sample. So better ये है कि जब हम काम को start करें उसी वक्त advice लें. The primary aim of data research and analysis is to derive ultimate insight that are unbiased. Any mistake in or keeping a biased mind to collect data, selecting an analysis method or choosing audience sample will draw a biased inference. So हमें open mind के साथ और start पे advice लेके काम start करना है. तो ये है method used for data analysis and quantitative research. Now we will move towards use of IT tools in research. तो पहला यूज तो IT का यही है कि the medium we are using, we are in touch with each other is IT. अगर Microsoft टीम ना हो तो we have to be physically there. तो उस physically there के लिए how many man hours, how many fuel और ये चीजें स्टार्ट होंगी. लेकिन आमतौर पे जो IT टूल यूज होते हैं फॉर द रिसर्च उनमें मेजर टाइप्स हैं कंटेंट सर्च, लिटरेचर ट्रैकिंग, data collection, data analysis and post data analysis. Content search का क्या मतलब है कि in today's world of research, researchers can utilize the soft copy literature search or find function. और ये जो soft copy search है इसे हम कहते हैं content search, to search for specific keywords or phrases in which this is more effective and productive. तो अगर हम यूज करें वेब ऑफ साइंस को, साइंस डायरेक्ट को और इवन गूगल को, हम हेल्प विद द हेल्प ऑफ दीज स्पेसिफिक कीवर्ड्स और फ्रेजेस हमारे सामने डाटा आ जाएगा. और जो डाटा आएगा ये हमें हेल्प करेगा, नॉट ओनली हेल्प करेगा कि ये डाटा हमारा यूज का है, रादर देन विद द हेल्प ऑफ दीज फ्रेजेस और कीवर्ड्स हमें ये भी पता चल जाएगा कि व्हेन द फर्स्ट रिसर्च आइटम स्टार्टेड और व्हेन द रिसर्च स्टार्टेड इन दिस एरिया, कहाँ पे आगे कोई मेजर ब्रेक थ्रू हुआ और कब इस पे कोई काम नहीं हुआ, एंड व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स. तो अगर हम सिंपली उसी डाटा को ड्रा करें तो वी कैन हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर कि व्हेन द रिसर्च स्टार्टेड इन दैट स्पेसिफिक एरिया एंड व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स इन विच द रिसर्च वाज एट बूम, एंड नाउ व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड, वेदर दिस area of research is going towards the upward direction or number of publication or researcher interest is less in that area. Then second is use of IT tool in literature tracking. So literature tracking में है कि past में, recent past में researcher have to sort, classify and store all their literature or in a specific in their computer specific folders, और उनको याद रखना पड़ता था कि हमने अपना ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्या बनाया, क्या और क्या किस चीज के लिए क्या हिंट किया. नाउ यू हैव द हेल्प ऑफ आईटी टूल्स, और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल है लिटरेचर ट्रैकिंग के लिए वो है एंड नोट और मेंडले.
आमतौर पे एंड नोट को हम में से बहुत से लोग यूज करते होंगे ओनली फॉर बिब्लोग्राफिक या रेफरेंसिंग के लिए, और इवन मेंडले कि उनके जरिए हम रेफरेंस को लगा सकते हैं, रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन एंड नोट इज मच मोर पावरफुल, इट कैन हेल्प यू इन लिटरेचर ट्रैकिंग। ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसिंग के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें से आप कंटेंट सर्च भी कर सकते हैं, लिटरेचर ट्रैक भी कर सकते हैं, और जो डाटा आपने डाउनलोड किया उसको आप अपनी उसी फोल्डर में या फाइल में रख सकते हैं। अगर आपने उस पर कुछ की नोट लिखे हैं, मैनेज लिखा है, वो सारा कुछ आप एक ही फोल्डर में सेव कर सकते हैं। सो लिटरेचर ट्रैकिंग के लिए ये बड़ा आसान है कि आपके एक ही फोल्डर में आपका डाटा, आपकी पीडीएफ फाइल्स, आपके नोट्स, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी रेफरेंस सारे के सारे यूज हो सकें। सो इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम and lot of energy which was not possible in the past, or which is not possible without the use of IT tools even now. So अगर चीजें अवेलेबल हैं, अगर आप उनको यूज नहीं करेंगे, even then आपका टाइम और एनर्जी ज्यादा लगेगी। Then comes the use of IT tool in data collection. तो data collection is quite easy nowadays. आपके पास ऑनलाइन हेल्प है, वेब ऑफ साइंस इज देयर, साइंस डायरेक्ट इज देयर, आपके पास इंटरनेट है, गूगल है, आप डाटा को कलेक्ट भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो है लिटरेचर का डाटा, जर्नल्स में पब्लिश्ड। दूसरा, आप अपने जो फॉर्म हैं, अपने जो गूगल फॉर्म या सर्वे मंकीज के लिए भी डाटा जनरेट कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल, कल और आज हमने गूगल फॉर्म शेयर किया, फिल किया, तो जो डाटा हमारे पास कलेक्ट हो गया, ऑल्दो उस डाटा को अभी हमने यूज नहीं किया, लेकिन इमीडिएटली उस डाटा का एनालिसिस हम कर सकते हैं कि हमने डाटा कलेक्ट किया, हाउ मेनी ऑफ यू डिड दिस क्वेश्चन नंबर 1 राइट और रॉन्ग। ये इमीडिएटली वो हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। एक ट्रेंड मिल जाएगा कि किस क्वेश्चन में कितने लोगों ने क्विक आंसर किया और ठीक आंसर किया या गलत आंसर किया, तो हमें डाटा का एक ट्रेंड पता लग जाएगा। सो डाटा कलेक्शन के लिए, क्वालिटेटिव के लिए भी और क्वांटिटेटिव के लिए भी हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये गूगल फॉर्म और सर्वे मंकीज जो हैं, ये एक एग्जांपल हैं फॉर क्वालिटेटिव। इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव डाटा है, हम कोई भी इक्विपमेंट यूज करें, कोई भी टेक्निक यूज करें, तो हर कंपनी अपने इक्विपमेंट के साथ एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर देती है जिससे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और nowadays with the help of internet, it's not important that you are physically there in the lab. आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हैं, इवन एट नाइट और ड्यूरिंग द डे, विदाउट फिजिकली बीइंग देयर इन द लैब। आपका इक्विपमेंट आपका डाटा कलेक्ट करता रहेगा, एंड एट द एंड यू कैन कलेक्ट दैट डाटा और आप उसको डाटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो डाटा कलेक्शन के लिए, चाहे वो क्वालिटेटिव डाटा है या क्वांटिटेटिव डाटा है, यू कैन कलेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ IT टूल। और उसके बाद आ जाएगा डाटा कलेक्शन के बाद IT टूल का यूज इन डाटा एनालिसिस। तो जो डाटा एनालिसिस है, वो सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेंगे डाटा एनालिसिस, बोथ फॉर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए। तो स्टार्टिंग विद द क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, तो मल्टीपल रिग्रेशन, टी टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस are some common data analysis techniques used among researchers conducting quantitative research. There are also some advanced and popular data analysis techniques like path analysis, covariance based structural equation modeling, variance based SEM. तो इसके लिए जो मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर हैं फॉर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, SPSS, MATLAB, Microsoft Excel, Statistical Analysis Software SAS, GraphPad, Prism, Minitab। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर्स की फॉर डाटा एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। इसके साथ हम कुछ क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस टूल्स भी हम यूज कर सकते हैं कि NVivo है, SPSS टेक्स्ट एनालिसिस है। सो अगेन डिपेंडिंग ऑन in which area we are working on, we can take the help of these IT tools. फिर इसके बाद जो लास्ट है, that is post data analysis. IT सिर्फ हमें हेल्प नहीं करती डाटा का कंटेंट सर्च के लिए, लिटरेचर ट्रैकिंग के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए या डाटा एनालिसिस के लिए, ये पोस्ट डाटा एनालिसिस में भी हमें हेल्प करती है। पोस्ट डाटा एनालिसिस से क्या मतलब है
The first is references and bibliography compilation. तो सबसे पहले जो references and bibliography compilation के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, already I have told you the most commonly used, the most widely used is EndNote and Mendeley. इसके अलावा Zotero is another example. तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है इसको यूज करने की, कि few years back researchers tend to compile references and bibliographic information manually. जब आप manually कर रहे हैं and if you need to change one paragraph, you have to change all the reference numbers. और अगर आपको कोई चीज डिलीट करनी पड़ गई, manually you have to change all. ये बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि आप वन बाय वन सारे रेफरेंसेस को चेंज करें. और जब आप थीसिस लिखते हैं या पब्लिकेशन आर्टिकल लिखते हैं या कोई भी रिपोर्ट लिखते हैं, तो नंबर ऑफ टाइम्स यू नीड टू मेक अमेंडमेंट्स. तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि जितनी बार भी आप अमेंडमेंट्स करें फिजिकली या मैनुअली उन सबको यूज करें. तो उसका हेल्प के लिए आपको आईटी इज देयर, कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, यू आर नॉट इन ट्रबल, यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. अगर आप किसी पैराग्राफ को चेंज करना चाहते हैं, किसी रेफरेंस को डिलीट करना चाहते हैं या उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, इट्स जस्ट मैटर ऑफ सेकंड्स. सिंपली क्लिक एंड चेंज द व्हाटएवर यू विश टू. सो पोस्ट डाटा एनालिसिस में फर्स्ट आइटम है रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन. सेकंड आइटम है आर्टिकल एंड थीसिस डिस्कशन. तो आजकल ये बड़ा कॉमन है बिटवीन कोलैबोरेटर्स, बिटवीन सुपरवाइजर एंड स्टूडेंट, कि वो एक दूसरे को डाटा सेंड करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ. जब भी उन्होंने कोई नोट या लिखना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये चीज़ अवेलेबल है कि अपने नोट्स लिखने के अलावा पीडीएफ में भी ये अवेलेबल है कि वो अपनी इनपुट दे के विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक दूसरे को सेंड करते हैं, चेंजेस करके करते हैं कम्युनिकेट. एंड दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस आईटी. और फिर पोस्ट डाटा एनालिसिस में थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज प्लेजरिज्म डिटेक्शन. जो सॉफ्टवेयर हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम, जिसकी एक एग्जांपल है टर्निटिन, जिसकी एक एग्जांपल है टर्निटिन. ये जो टर्निटिन है ये, एक्सक्यूज मी सर. जी जी सर ये माइक ऑफ करा दे दो. मैं करने लगा, मैं म्यूट ऑल करने लगा हूं. जस्ट अ मिनट. म्यूट कर दें सर. पर और 70 हाल चार्ज लाउस चलता पिया ना, कोई चलता पिया ले. अच्छा ये सर हमीद साहब और ये असद साहब और ये सब कर रहे हैं. जस्ट अ मिनट. ठीक है. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आइटम है दैट इज प्लेजरिज्म डिटेक्शन. इसके लिए जो हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन not only in Pakistan but all around the world is Turnitin. तो Turnitin plagiarism detection नहीं करता, ये similarity index बताता है. It lets you know कि अगर आपने कोई चीज लिखी है तो किसी दूसरे ने भी अगर वो सबमिट किया है तो दोनों में सिमिलैरिटी कितनी है. तो अगर आपको सिमिलैरिटी का पता है, यू कैन चेंज आइदर योर वर्डिंग और कैन हैव एन लुक कि आपके सिर्फ वर्डिंग ही मैच कर रही है या आपका आइडिया भी मैच कर रहा है. तो Turnitin is the most popular one if you really want to determine similarity. इसके अलावा डुप्लीकेट चेकर, आर्टिकल चेकर, ग्रामरली आर आल्सो अवेलेबल देयर. तो ये जितने भी आजकल जो आप पब्लिकेशन कर रहे हैं या स्टूडेंट से रिपोर्ट देते हैं या रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसके लिए मोस्ट इसेंशियल या इम्पोर्टेंट कंटेंट है कि आप प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करें. देन कम्स द लास्ट पार्ट दैट इज जर्नल और मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन. अगर आप में से कुछ लोग जिनको याद हो, थोड़े से पुराने हैं, कि पहले हम जो आर्टिकल जमा करवाते थे नॉर्मली वी सेंड इट वाया ईमेल. तो ईमेल करते थे जर्नल को, जर्नल फिर उस ईमेल को सेंड करता था टू डिफरेंट रिव्यूअर्स, और जो डिफरेंट रिव्यूअर्स हैं वो अपने कमेंट वाया ईमेल करते थे. बट नाउ द मोस्ट ऑफ द जर्नल दे हैव शिफ्टेड टू जर्नल मैनेजमेंट सिस्टम, कि हम उनके वेब पेज पे जाके अपना डाटा अपलोड करते हैं और वो उसका लिंक भेज देते हैं टू रिव्यूअर्स और रेफरी, और रिव्यूअर्स जो है अपने कमेंट भी उसी मैनेजमेंट सिस्टम पे करता है. एंड वी गेट द नोटिफिकेशन दैट रेदर आवर पब्लिकेशन इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड या बड़े जर्नल्स हैं, एल्सेवियर, विले, सेग पब्लिकेशन, ये पब्लिशर्स हैं ऑफ अ बिग जर्नल के लिए, और इन सब के मेनली जर्नल मैनेजमेंट सिस्टम्स आर देयर. सो
IT हमें हेल्प कर सकती है फॉर कंटेंट सर्च, फॉर लिटरेचर ट्रैकिंग, फॉर डाटा कलेक्शन, फॉर डाटा एनालिसिस एंड इवन फॉर पोस्ट डाटा एनालिसिस। और ये जो हम बात कर रहे हैं दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ IT। तो इसमें चीजें हमारी एनर्जी और टाइम को सेव करती हैं अगर हम इनको राइटली चूज करें और राइटली यूज करें। सो दैट्स द मैसेज फॉर टुडे। Thank you very much for your kind time and attention. Now, if you have any question, you are more than welcome, or we can start discussing what we have just gone through. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है सर, खैरियत है आपका?